तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लेसन 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्रोग्राफ और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे फ्लो ड्यूरेशन कर्व, प्रवाह अवधि वक्र। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेसन नहीं पढ़ा है या आप पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सब्जेक्ट की लिंक मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करें और आप जाकर चैनल पर सभी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और इसके फर्स्ट और सेकंड लेसन भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। हाइड्रोलॉजी जैसे हम सभी में से सभी लोगों ने जहाँ तक की है पढ़ी है, बट आज हम इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कि हाइड्रोलॉजी होता क्या है, जल विज्ञान। ठीक है, देखिए ये है आपका हाइड्रोलॉजी का चित्र। अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो आपको ना ही इसकी थ्योरी याद करनी है ना ही कुछ याद करना है। आप पूरा चित्र बनाकर इसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके चित्र में कहाँ पर क्या है। ये है आपके पेड़ पौधे, ठीक, ट्री है। ये है आपकी ज़मीन, सरफेस। ये है आपका वाटर, पानी, नदी, तालाब, कुछ भी मान ले आप इसको। ये है आपका सूरज और ये है आपके बादल, क्लाउड। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो हमारी पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप, उसमें क्या होता है, जब आपका सूरज की किरण आपके पानी पर पड़ती है, ठीक, जब आपकी सूरज की किरण आपके पानी पर पड़ती है तो आप जो पानी है, जल भाप के रूप में ऊपर की ओर जाने लगता है, भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो हम इस भाप को इंग्लिश में कहते हैं एवोपरेशन। ठीक है, एवोपरेशन, इस हम भाप को कहेंगे एवोपरेशन। तो ये भाप आपकी ऊपर की ओर जाती है और बादल बनाती है। ठीक, और यही आपका ये तो है फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या है, आपकी सूरज की किरण जब आपके पेड़ पौधों पर गिरती है या फिर आपके बड़े बड़े पेड़ों पर जब आपकी सूरज की किरण पड़ती है तो क्या होता है, तो आपका होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अब देखिए आपके जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं तो वो ज़मीन से अपनी जड़ों के माध्यम से पानी को खींचते हैं, ठीक, और इन पानी को अपनी पत्तियों तक लाते हैं और इन पत्तियों पर ओस के रूप में पानी जम जाता है, जिसको सूरज की किरण जब उस ओस पर पड़ती है तो वह पानी भी भाप के रूप में ऊपर की ओर जाने लगता है। तो देखिए ट्रांसपिरेशन और एवोपरेशन, इन दोनों को मिलकर क्या बनते हैं, आपके बादल, क्लाउड। इन हम और इस पूरी प्रक्रिया को, एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो आपका ये हो गया फर्स्ट स्टेप एवोपरेशन, सेकंड स्टेप हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। ठीक, इसके बाद आपका थर्ड स्टेप जो हुआ है बादल बनने का, तो वो हुआ है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आपके बादल बने। इसके बाद जो चौथा प्रोसेस है, आपके देखिए भाप बनकर पानी उड़ा, बादल बना, बादल के बाद आपका रेनफॉल हुआ, मतलब बारिश हुई। ठीक है, चौथा स्टेप हमारा क्या हुआ, बारिश होना। पाँचवा स्टेप हुआ जब आपका बारिश का पानी कुछ कुछ आपका सरफेस के अंदर चला जाता है। ठीक, ज़मीन अपने अंदर सोख लेती है उस पानी को, बारिश की। तो ज़मीन अपने अंदर जो उस पानी को सोखती है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन या पेरकोलेशन। इन्फिल्ट्रेशन या हम उसको कहेंगे परकोलेशन। तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। यह आपका है पाँचवा स्टेप, जब आपकी ज़मीन अपने अंदर पानी सोखती है। और आपने कहीं देखा होगा जहाँ पर बड़े बड़े तालाब, नदी वगैरह बने रहते हैं, तो ज़मीन से पानी बहकर उन नदी तालाबों में जाता है। ठीक है, नदी, तालाब, आपके समुद्र, इन सब में आपका क्या है, ज़मीन से पानी बहकर जाता है। तो ज़मीन से जो पानी बहकर जाता है तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सरफेस रन ऑफ, मतलब छठवां स्टेप। देखिए पहले स्टेप में आपका क्या हुआ, पानी से भाप बनी जिससे बादल बने। दूसरे स्टेप में आपके पेड़ पौधों पर जमी ओस से भाप बनी। तीसरे स्टेप में आपके बादल बने। चौथे स्टेप में आपकी बारिश हुई। पाँचवें स्टेप में आपकी ज़मीन ने पानी सोखा और छठवें स्टेप में आपका ज़मीन से पानी वाटर में गया। ठीक, इसको हम कहते हैं क्या, सरफेस अनफॉल, अनऑफ, सरफेस फन ऑफ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सरफेस फन ऑफ, जो हमारा ज़मीन से पानी आता है किसमें, समुद्र, नदी, तालाब, किसी में भी। तो देखिए ये है आपकी पूरी साइकिल। अगर आप इसके माध्यम से समझना चाहें, सबसे पहले क्या होता है, एवोपरेशन, मतलब हमारा क्या, जो नदी तालाब है उनसे भाप बनकर पानी जाता है। दूसरा होता है ट्रांसपिरेशन, हमारे पेड़ पौधे, पत्ती, ठीक, और बड़े बड़े पेड़, घास वगैरह, इन सब से आपका पानी उड़कर भाप के रूप में जाता है। तीसरा होता है कंडेंसेशन, जिसमें बादल बनते हैं। चौथा होता है रन ऑफ, जिसमें बारिश होती है।
रेनफॉल, चौथा होता है आपका रेनफॉल जिसमें आपकी बारिश होती है। पांचवा है आपका इन्फिल्ट्रेशन जिसमें आपका क्या होता है, ज़मीन आपकी पानी सोखती है। और आपका छठवां होता है सरफेस रन ऑफ जिसमें आपका क्या होता है, आपका जो पानी है ज़मीन का वो आपका तालाब, नदी, समुद्र इन सब में जाता है। तो ये तो हमने समझा हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। देखिए आप ये पूरी प्रोसेस भी जो आपने यहाँ पर पढ़ी है, जो आपने देखी समझी है, आप ये पूरी लिख सकते हैं प्रोसेस इसके अंतर्गत, किसकी, हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए जल विज्ञान के अंतर्गत वर्षा, रेनफॉल तथा अफवाह को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रन ऑफ का अध्ययन किया जाता है। जो आपकी जल विज्ञान होती है हाइड्रोलॉजी, उसके अंतर्गत आपके क्या दो टॉपिक का आपका अध्ययन किया जाता है, एक रनफॉल और एक रेनफॉल, और आपका दूसरा है रन ऑफ। जल ऊर्जा का उपयोग बहुत उद्देश्यनीय परियोजनाओं के लिए होता है जिसका मुख्य उद्देश्य नौकायान, बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत शक्ति उपार्जन करना है। जल का वाष्पन तथा अपक्षेपण प्राकृतिक प्रक्रिया है जिस कारण यह ऊर्जा का सस्ता एवं सुलभ स्रोत है। जल शक्ति संयंत्रों के स्थल पर जल को एकत्रित कर लिया जाता है जिससे संयंत्र में जल की आपूर्ति पूरी वर्ष हो सके। मतलब जहाँ पर आपके बड़े बड़े प्लांट होते हैं तो वहाँ पर हम जल को इकट्ठा कर लेते हैं तालाब वगैरह बनाकर, जिससे आपकी जल की जो आपूर्ति है वो पूरे वर्ष आपकी उसी तालाब से हो सके। तो ये थी हमारी हाइड्रोसाइकिल। आप हाइड्रोसाइकिल के बारे में अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो तो। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर बताएं, मैं अगली वीडियो में आपको फिर समझा दूंगा, क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने के चांस भी आपके बहुत हैं। देखिए तो इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या है, देखिए हाइड्रोग्राफ का उपयोग प्रवाहित जल के विसर्जन को समय के सापेक्ष दर्शाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोग्राफ को अवधि के अनुसार जैसे दिन, घंटे, महीने में व्यक्त किया जाता है। यह ग्राफ निश्चित समय अवधि के होते हैं। ये ग्राफ आपके जो होते हैं हाइड्रोग्राफ, ये आपके कुछ निश्चित मतलब समय के लिए होते हैं। देखिए हाइड्रोग्राफ का जो आपका उपयोग किया जाता है वो क्या किया जाता है, प्रवाहित जल के विसर्जन के समय के सापेक्ष दर्शाने के लिए आपका क्या किया जाता है, हाइड्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब इसकी देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ के लक्षण। इसके लक्षण क्या है, हाइड्रोग्राफ के निम्न मान प्राप्त कर सकते हैं, वार्षिक तथा मासिक अफवाह का न्यूनतम तथा अधिकतम मान। अफवाह क्या है आपके, रन ऑफ, ठीक है। दूसरा है आपका निश्चित समय अंतराल में प्रवाहित जल का कुल आयतन, ठीक है, ये आपका कुल आयतन लिखा हुआ है। तीसरा है आपका निश्चित समय का विसर्जन या प्रवाह दर, प्रत्येक माह का औसत मान या अफवाह क्या हो गया आपका, रन ऑफ। देखिए एक तरह से हम रन ऑफ का मतलब समझ सकते हैं, आप लोग अब सब जगह पढ़ रहे हैं अफवाह। तो देखिए रन ऑफ का मतलब है आपका जो सरफेस से पानी, आपका जल जो भी सरफेस से या ज़मीन से समुद्र में, तालाब में, नदियों में जाता है उसको हम कहते हैं क्या, रन ऑफ। ये है आपका हाइड्रोग्राफ का ग्राफ, ठीक, इसको आप अच्छे से देख लें। ये आपका लिखा हुआ है रिसीजिंग, RECSSION। ये है आपका रिसिंग लिम्ब, ये है आपका क्रेस्ट, ये है आपका फेलिंग, ये है आपका इन्फ्लेक्शन मतलब मोड़, ठीक है। ये है आपका मंती, ठीक, रिकेसेशन जिसको हम कहते हैं। ये है आपका बेस फ्लो। तो ये आप इसका डायग्राम बना दें, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा फ्लो ड्यूरेटिंग आपका कर्व, प्रवाह अवधि वक्र। देखिए फ्लो ड्यूरेटिंग कर्व की सहायता से निश्चित समय अवधि में प्रवाह के आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अपवाह के मान को कोटि पर तथा समय अवधि के मान के भुज पर अंकित करने से प्राप्त वक्र को प्रवाह अवधि वक्र कहा जाता है, ठीक है। यह साधन निश्चित समय अवधि के जल शक्ति संयंत्र के अपवाह के आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए होता है। आपका जो साधन होता है क्या, फ्लो ड्यूरेटिंग कर्व, ये आपका निश्चित समय तक
निश्चित समय अवधि में जल शक्ति संयंत्र के अपव्यय को आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए होता है। देखिए इसमें है माना थीटा बराबर विसर्जन मीटर स्क्वायर प्रति मीटर क्यूब प्रति सेकंड, एच बराबर जल का उपलब्ध शीर्ष, ई बराबर पानी का घनत्व। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका ये होगा। देखिए इसके बाद हम फॉर्मूले के बाद लिखेंगे प्रवाह अवधि द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल से अमुक समय अवधि में प्रवाहित जल का अपवाह ज्ञात हो जाता है। अपवाह मतलब रन ऑफ आपका ज्ञात हो जाता है। इसके बाद हम इसमें देखेंगे, देखिए ये है आपका इसका डायग्राम, या आप कह लें ये है इसकी टेबल। ठीक है, देखिए ये है आपका परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का परसेंटेज। ये है आपका रन ऑफ इन मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ठीक, ये है आपका कुछ इसका ग्राफ। अच्छे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए आपको जितने भी चित्र वगैरह आते हैं, नोट्स हैं, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी बना सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर भी इसके जो नोट्स वो किया बना सकते हैं। आप नोट्स बनाते हुए चलें, आपको पेपर के टाइम बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार अपने नोट्स खोलें और पढ़ें। और आपको बता दें पेपरों के टाइम आपको इम्पोर्टेंट दिए जाएंगे। ठीक है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका हाइड्रोलॉजी। ठीक, जल विज्ञान। इसके बाद हम इसी में पढ़ेंगे प्रवाह अवधि वक्रों के लाभ, मतलब फ्लो ड्यूरेशन कर्व आपका क्या है, इसके जो एडवांटेज है वो आपके क्या है। देखिए सबसे पहला जो एडवांटेज है आपका लाभ है, यह प्रवाह अवधि नदियों के जल प्रवाह की तुलना करने में सहायक होता है। ठीक है, इससे जो कि है आपके प्रवाह अवधि नदियों के जल प्रवाह की तुलना करने में सहायता मिलती है। और आपका दूसरा है अपवाह की दर जल शक्ति जल प्रवाह की कुल अवधि के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। देखिए अगर कहीं पर गलती हो जाती है तो आप लोग अपने हिसाब से उसको सही कर लें। इसके बाद देखिए हम इसकी हानि देख लिए, तो इसकी हानि केवल एक ही है। इसकी कमी यह है कि यह प्रवाह के मान को उसी क्रम में प्रदर्शित नहीं करते जिसमें जल का वास्तविक प्रवाह होता है। ठीक, तो ये आपका उस मान में आपका ये प्रदर्शित नहीं करते। देखिए ये तो आपकी हुई फ्लो ड्यूरेशन कर्व। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे जल शक्ति संयंत्रों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसकी अगली वाली वीडियो है जो उसमें हम समझेंगे जल शक्ति संयंत्रों का वर्गीकरण। देखिए आपको एक बार हाइड्रोलॉजी और समझा देते हैं, अगर आपको जिन को भी समझ में ना आई हो तो एक बार और अच्छे से देख लें। देखिए हाइड्रोलॉजी में आपका कुछ नहीं है, आपका जो पहला स्टेप है वो है इतना। आपका पहला स्टेप है केवल इतना। ठीक, पहले स्टेप में आपका क्या होगा, सूरज की किरण आपकी पानी पर गिरेगी और पानी आपका भाप के रूप में ऊपर जाएगा। इसको हम कहेंगे एवोप्रेशन। ठीक, और आपका भाप के रूप में ऊपर जाकर बादल बनेगा। दूसरा स्टेप है आपका सूर्य की किरण आपकी पेड़ पौधों पर गिरेंगी। ठीक है, पत्तियों पर गिरेंगी और उसकी जो ओस है वो आपकी भाप के रूप में ऊपर जाएगी, इसको हम कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक, ट्रांसपिरेशन इस ऊपर जाएगी और ये बादल बनेगी। इन दोनों जो स्टेप हैं आपके, इन दोनों को मिलकर जो बादल बनेगा उसको हम कहेंगे कंडेंसेशन। तीसरा स्टेप ये हो गया। तीसरे स्टेप के बाद आपका बारिश होती है। ठीक, चौथे स्टेप के बाद जो आपका पाँचवां स्टेप है उसमें आपका ज़मीन पानी सोख लेती है, इन्फिल्ट्रेशन। ठीक, उसके बाद जो आपका ज़मीन का पानी नदियों में तालाबों में जाता है उसको हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। बस हो गया आपकी केवल 6 स्टेप है। 6 स्टेप से आपकी क्या हाइड्रोलॉजी पूरी हो जाती है। 6 स्टेप अगर आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लें और इसको अच्छे से समझ लें तो आप हाइड्रोलॉजी अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से इसके बारे में डिटेल से लिख सकते हैं। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर से करें। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो लेक्चर में, जब तक के लिए सभी लोगों को नमस्ते।